पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन देख चुके थे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, और लास्ट में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़े थे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़े थे। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स फॉर्मेट देखे थे, जिसमें क्या है कि फोर्स से हम लोग कोई इक्वेशन वगैरह लिखना नहीं था। इस क्लास में हम लोग जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में रहेगा, उस सिचुएशन में कैसे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे बॉडी के मोशन का, या प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि ये लिख दिए हैं कि सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में कैसे बढ़ते हैं। इतना चीज आपको ध्यान रहेगा तो बड़ा इजीली सवाल डील हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मतलब फोर्स का यूज कर करके क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप में क्या दिया है कि रिजोल्व ऑल फोर्सेस in the plane of circular motion and perpendicular to the plane of circular motion। बोल क्या रहा है कि जितना भी फोर्स बॉडी पर लग रहा होगा, उस सब फोर्स को हम लोग क्या करेंगे कि सर्कुलर मोशन के प्लेन में और सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा समझा देते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बाकी एग्जांपल से गुजरिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्या बोल रहा है कि जितना भी फोर्स है सबको सर्कुलर मोशन के प्लेन में और सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, तो ऐसे होने का क्या मतलब हुआ कि सर्किल का प्लेन ये है, तो जितना भी फोर्स बॉडी पर लग रहा होगा सबको इस प्लेन के अलोंग और इस प्लेन के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। क्लियर? ये पहला स्टेप है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप में क्या बताया गया है, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फोर्स तुम तोड़े हो सर्किल के प्लेन में और सर्किल के परपेंडिकुलर, तो अब इन दोनों का क्या करना है, तो जो परपेंडिकुलर में होगा सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर में जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि सर्कुलर प्लेन ये है, तो इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर्कुलर प्लेन ये है, तो इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर्कुलर प्लेन में जो भी फोर्स होगा उसको रेडियल डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजोल्व करना। बात समझिएगा जी, 99.999% केसेस में क्या होगा कि जब फोर्स सर्किल के प्लेन में नहीं होगा तो आप क्या करिएगा, फोर्स को प्लेन में तोड़िएगा और प्लेन के परपेंडिकुलर तोड़िएगा। तो प्लेन वाला जो फोर्स है ना, वो क्या है कि रेडियल डायरेक्शन में ही होगा या रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। अगर जो फोर्स प्लेन में नहीं है तब कंपोनेंट तोड़िएगा तो वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, माने आर के अलोंग होगा या आर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स पहले ही से सर्किल के प्लेन में, अगर फोर्स पहले ही से सर्किल के प्लेन में, तो हो सकता है कि फोर्स जो हो वो आर के अलोंग या आर के परपेंडिकुलर नहीं हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके प्लेन में जो भी फोर्स है आर के ना तो अलोंग है ना तो आर के परपेंडिकुलर है, उसको क्या करेंगे कि हम लोग आर के अलोंग तोड़ लेंगे और आर के परपेंडिकुलर तोड़ लेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर फोर्स सर्किल के प्लेन में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फोर्स सेंटर के तरफ हो, और सेंटर के तरफ का मतलब क्या हो गया कि आर के अलोंग हो और आर के परपेंडिकुलर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फोर्स आर के अलोंग या आर के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा उसको हम क्या करेंगे कि आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर में तोड़ लेंगे। ठीक है, और अगर जो फोर्स सर्किल के प्लेन में ही नहीं रहेगा, किसी दूसरे प्लेन में रहेगा, तो उसका कंपोनेंट तुम तोड़ोगे ना सर्किल के प्लेन में या सर्किल के परपेंडिकुलर, तो जो प्लेन में आएगा ना वो खुद ब खुद आर के अलोंग हो जाएगा या आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कितना भी हम इसको रिपीट कर देंगे आप तक बात पहुंचेगा नहीं, जब एग्जांपल से गुजरिएगा क्लियर होगा। ओके, अब समझिएगा छोटू क्या दिया गया है।
जब सब फोर्स को सर्किल के प्लेन में आप क्या किए हैं कि आर के एलोंग और आर के परपेंडिकुलर तोड़ दिए हैं, उसके बाद क्या करना है, तो सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स लगेगा उसको mv²/r या m⍵²r के बराबर कर देंगे। जितना भी फोर्स था, पहला स्टेप क्या था कि सबको सर्किल के प्लेन में, सर्किल का परपेंडिकुलर तोड़ना है, परपेंडिकुलर वाला तो बैलेंस हो गया। अब सर्किल के प्लेन में जो भी फोर्स है वो अगर रेडियस के तरफ या रेडियस के परपेंडिकुलर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं रहेगा तो उसको रेडियस के तरफ और रेडियस के परपेंडिकुलर में हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है। अब जो सेंटर के तरफ फोर्स लगेगा, रेडियस के तरफ रहेगा तो दो कंडीशन, सेंटर के तरफ या सेंटर से दूर होगा। ठीक है। तो सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स होगा वही रिपीटर फोर्स कहलाएगा, और वो mv²/r के बराबर करिएगा या m⍵²r के बराबर करिएगा। वो तो डाटा पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड देगा तो हम लोग mv²/r यूज करेंगे, और अगर जो एंगुलर वेलोसिटी देगा तो m⍵²r यूज करेंगे। ठीक है। तो सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल होगा, उसको इसके बराबर कर देंगे। अब क्या है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में v के तरफ जो फोर्स लगेगा उसको m/dv/dt के बराबर कर देंगे। बात समझना, सर्किल के प्लेन में जो भी फोर्स रहेगा वो तो r के एलोंग और r के परपेंडिकुलर टूटा हुआ रहेगा, तो r के एलोंग जो नेट फोर्स रहेगा सेंटर के तरफ वो बराबर होगा mv²/r या m⍵²r के बराबर, और जो r के परपेंडिकुलर होगा फोर्स उसके लिए भी तो इक्वेशन लिखना है। तो आपको पिछले ही क्लास में बताए थे कि वो टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है। तो वो टेंजेंशियल फोर्स जो होगा r के परपेंडिकुलर वाला, अगर वो v वेक्टर के तरफ होगा तो उस फोर्स को m/dv/dt के बराबर कर देंगे, और अगर जो टेंजेंशियल वाला फोर्स r के परपेंडिकुलर वाला फोर्स v वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब उस फोर्स को -m/dv/dt के बराबर कर देंगे। यही लिखा गया। अब जितना भी चीज हम बोले हैं यहाँ पे उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं। ये वाला चीज जो बताया गया है वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं कि समराइज कर देते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, और पूरा का पूरा देखोगे क्वेश्चन बड़ा इजीली बन जाता है। ठीक है। समझिए, सबसे पहले ये देखना है कि सर्कुलर प्लेन किस डायरेक्शन में है। मतलब अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है इस तरह से तो इसका प्लेन ये होगा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में इस ढंग से तो इसका प्लेन ये होगा। ठीक है। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है इस तरह से तो इसका प्लेन ये होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर्किल का जो पाथ है, ठीक है, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चल रहा है उसका प्लेन क्या है। क्लियर। जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा हम लोगों को सभी फोर्स को उस प्लेन में कर देना है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कर देना है। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में सब फोर्स प्लेन में ही रहेगा, तब आपको परपेंडिकुलर में तोड़ने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा तो उसको भी कंपोनेंट में तोड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से, जितना भी फोर्स लगेगा बॉडी पर उसको हम क्या करेंगे कि सर्कुलर प्लेन के एलोंग और सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर तोड़ देंगे। सर्कुलर प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। पहला स्टेप ये है, सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर जो टोटल फोर्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब जो बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा होगा वो सर्कुलर प्लेन में होगा। ठीक है। सर्कुलर प्लेन में जितना भी फोर्स दिखेगा उसको हम क्या करेंगे कि r के रेडियस के एलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर में तोड़ देंगे। क्लियर। रेडियस के एलोंग जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, और वो mv²/r या m⍵²r के बराबर होगा। ठीक है। रेडियस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है सर्किल के प्लेन में है उस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, और अगर वो v वेक्टर के तरफ होगा तो उस टेंजेंशियल फोर्स को m/dv/dt के बराबर कर देंगे, और अगर जो
जो टेंजेंशियल फोर्स है वो भी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग उसको F जो टेंजेंशियल है उसको माइनस एम डीवी बाई डी टी के बराबर कर देंगे। बात आप तक पहुंच गया होगा और बाकी एग्जाम्पल से गुजरेंगे तब क्लियर होगा, जैसा कि हमेशा होता है। बात समझिएगा छोटू, दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग के हेल्प से एक बॉल हॉरिजॉन्टल टेबल पर सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसा है, इस पर क्या है, सर्कुलर मोशन में है कौन, बॉल, ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं कि सभी फोर्स को देखते हैं। तो बॉल जो है वो ऐसे घूम रहा है, ये तो समझ में आ गया कि इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला प्लेन हो गया सर्कुलर मोशन का। तो जितना भी फोर्स लगेगा सबको या तो इसके अलोंग होना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा तो कंपोनेंट में तोड़ देंगे और परपेंडिकुलर को बैलेंस करेंगे। तो बॉल जो है वो इस प्लेन में ऐसे, इस प्लेन में, तो उस पर एक mg फोर्स लगेगा बॉल पर, टेबल जो है उस पर नॉर्मल लगाएगा, बात समझ में आ रहा होगा, और स्ट्रिंग से जो टच में है तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, बात समझिएगा। बॉल जो है वो ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में, तो उस पर एक mg लगेगा, और चूंकि टेबल पर है बॉल तो उस पर नॉर्मल भी लगेगा और स्ट्रिंग वाला एक फोर्स लगेगा, बॉडी पर इतना ही फोर्स लगेगा, ये तो बात समझ में आ रहा होगा। क्या देख रहे हैं कि जो भी फोर्स है वो सर्कुलर प्लेन के या तो अलोंग है या तो परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स है वो कैंसिल आउट होगा, जैसा कि हम बताए थे। तो इस दोनों को हम लोग क्या किए कि कैंसिल आउट कर दिए। तो अगर पूछता नॉर्मल कितना होगा तो वो 20 न्यूटन के बराबर होता, ठीक है। अब जो फोर्स सर्किल के प्लेन में है और सेंटर के तरफ लग रहा है वो mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग यहाँ पर बॉल है, तो स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में खींच रहा है जो सेंटर से ही पास हो रहा है, क्लियर। अगर जो सेंटर से नहीं पास होता इसके प्लेन वाला तो हम लोग क्या करते कि जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग r के अलोंग और r के परपेंडिकुलर तोड़ते, लेकिन अभी तत्काल वैसा करने का जरूरत नहीं है। जो फोर्स प्लेन में नहीं है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो बैलेंस होगा। अब प्लेन वाला जो फोर्स है वो तो सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन वाला जो फोर्स है वो तो सेंटर से ही पास हो रहा है। टेंशन लग रहा है वही वाला क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और वो बराबर होगा बॉडी का मास, बॉडी का स्पीड का स्क्वायर बाई जो रेडियस है, तो रेडियस तो स्ट्रिंग का लेंथ होगा, तो mv स्क्वायर बाई r कर दिए तो चल आया, ठीक है। अगर जो आपसे पूछता कि टाइम पीरियड क्या है इसके सर्कुलर मोशन का, उस बॉडी के सर्कुलर मोशन का, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा को v बाई r कर दीजिएगा, v का डाटा दिया हुआ है, r का डाटा दिया हुआ है, कर लीजिएगा तो चल आएगा, बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है जी कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या है कि रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो बात समझिएगा, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रोटेट हो रहा है, सर्कुलर प्लेन तो ये, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा उसको सबको इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में सबसे पहले देखेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं कि पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो 2 kg वाला पर कौन कौन फोर्स लगेगा समझिएगा, सर्किल का प्लेन ये है, यहाँ पर 2 kg वाला है जो कि घूम रहा है सर्किल में, तो इस पर एक लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल और एक लगेगा टेंशन, यहाँ पर है जो कि टेंशन लगेगा, बात समझ में आ रहा होगा। तो सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया mg और नॉर्मल, तो ये दोनों तो बैलेंस करेगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब जो सेंटर के तरफ फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ घूम रहा है इसके अबाउट जी, तो ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ जो टेंशन लगेगा वो बराबर होगा
उसके मास के, जिस पर आप फोर्स देख रहे हैं उसके मास के इनटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा का डाटा दिया है, तो आपको पढ़ाए ही थे कि कोई भी बॉडी अगर अपना शेप थ्रू आउट मोशन में चेंज नहीं करता है तो वो रिजिड बॉडी की तरह होता है, और उसका एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट का बराबर होता है। तो इस स्ट्रिंग में ये वाला और ये वाला बंधा हुआ था, स्ट्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन पूरे मोशन के दौरान ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे मुड़ नहीं रहा है, एकदम ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा सिस्टम रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो 10 रेडियन पर सेकंड ही होगा। ये सब चीज हम पिछले क्लास में ही बता चुके थे। अभी मेन इंटेंशन क्या है कि फोर्स दिखा कर करके प्रॉब्लम को डील करना। तो इस पर ये बड़ा तो बैलेंस कर गया था इस डायरेक्शन में, प्लेन में जो सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल होगा, वो बराबर होगा इसके मास के इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा तो सबका यही होगा, इनटू आर। तो ये किस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है? तो ये चल रहा है इस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, इसके अबाउट घूम रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये चल रहा है इस सर्कुलर पाथ पर, क्लियर? तो इसका रेडियस कितना हो गया? 6 हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग 6 पुट कर दिए, तो यहाँ पर टेंशन कितना आ गया? 12 न्यूटन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी पर फोर्स देखेंगे। तो है तो हॉरिजॉन्टल टेबल में ही, तो अगर 3 केजी वाला पर देखेंगे तो 30 न्यूटन नीचे लगेगा, और टेबल पर है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। अब इस बॉडी के इस तरफ भी एक स्ट्रिंग है, उस तरफ के भी एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा T2 से, और इधर वाला स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में खींचेगा T1 से। ये तो न्यूटन्स लॉ में ही बता दिया गया है कि स्ट्रिंग अपने तरफ खींचता है, तो इधर वाला स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगा और इधर वाला स्ट्रिंग उसको इधर खींचेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि सर्किल के प्लेन में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स है, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है सर्कुलर मोशन के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल पर हो रहा है। तो ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया सर्कुलर प्लेन के, तो बैलेंस करेगा। और जो नेट फोर्स सेंटर के तरफ लगेगा वो बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r के। तो बात समझ में आ रहा होगा कि इसके अबाउट घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ये है, तो जो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा वो बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r के। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? तो इधर T2 है, उधर T1 है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स T2 माइनस T1 होगा। बात समझ में आ रहा होगा। वो बराबर होगा इस बॉडी के मास के इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ये वाला जो बॉडी है वो तो इस रेडियस पर चल रहा है, तो हम लोग क्या किए कि 2 पुट किए। इस बॉडी के बारे में देखे थे तो ये इस रेडियस पर चल रहा था, तो हम लोग क्या किए थे कि 6 पुट किए थे। बात समझ में आ रहा होगा। जो बॉडी जिस रेडियस के हिसाब से सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा हम लोग r का वैल्यू वही लिखेंगे। अच्छा समझिएगा, इस पर केवल एक फोर्स लग रहा था जो सेंटर की तरफ था, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहला गया था। इस पर एक वो सेंटर की तरफ लग रहा है, वो सेंटर से दूर लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल कहलाएगा। बात समझना जी। इसको तुम सेंट्रीपिटल नहीं बोल दोगे, इसको सेंट्रीपिटल नहीं बोल दोगे, इन दोनों का जो नेट सेंटर के तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लगा? T2 माइनस T1, ये बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। r तो यहाँ पर 2 था। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा दिमाग में ये भी जा सकता है कि सर इस पर आप लगा रहे हैं तो उसके मास को छोड़ दे रहे हैं, तो बात समझिएगा। इस पर फोर्स देखिएगा तो m ओमेगा स्क्वायर r में इसका m होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? mv स्क्वायर बाई r में इसका m होगा, इसका v होगा, इसका r होगा। बात समझ में आ रहा होगा। इस पर फोर्स देखिएगा
तो F सेंट्रीपिटल जो होगा वो mv स्क्वायर बाई r यूज करिएगा या m ओमेगा स्क्वायर r यूज करिएगा, तो इसका m होगा, इसका रेडियस होगा, इसका v होगा, इसका ओमेगा होगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो जब इस पर देखें तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको देखेंगे, अब वो बराबर होगा इसका m, इसका ओमेगा स्क्वायर, इसका r के बराबर, उससे कोई मतलब नहीं है। जब इसको देखें तो इस पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर के तरफ वो बराबर होगा उसका m, उसका ओमेगा स्क्वायर इनटू उसका r, या उसका m उसका v स्क्वायर बाय उसका r। बात समझ में आ रहा होगा, आई होप आप तक बात पहुंच गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन को देखिए, यहां दिया हुआ क्या है कि एक वर्टिकल सरफेस है जिसका रेडियस क्या है 20 मीटर। ये सरफेस जो है वो वर्टिकल है, ऐसा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा है सरफेस, और इस पर जो है ब्लॉक मूव कर रहा है, कितना से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो समझना सरफेस वर्टिकल है जी, और ये ऐसे चल रहा है, ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ब्लॉक का सर्कुलर मोशन इस ढंग से हम लोग सोच सकते हैं, और ब्लॉक बस इतना ही चलेगा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन जब इस पर चलेगा तो ये समझ में आया ना आपको कि इस सर्किल का पार्ट है, तो इस सर्किल का पार्ट होने का क्या मतलब हो गया कि सर्कुलर प्लेन ऐसा है, बात को तुम अच्छे समझिएगा। ये बॉडी जो है वो ऐसा चल रहा है इस सरफेस पर, ठीक है, तो ऐसा चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किल का पाथ जो है वो ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बॉडी का पाथ जो है वो ऐसा है, तो सर्कुलर प्लेन इसमें है, और सर्कुलर प्लेन इसमें है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि सब फोर्स को इस प्लेन के अलोंग और इस प्लेन के परपेंडिकुलर में तोड़ेंगे। तो पहले इस बॉडी पर फोर्स तुम देखो, तो एक फोर्स देखोगे mg 300 न्यूटन है नीचे के डायरेक्शन में, मतलब क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है, सर्किल का प्लेन है जो कि ऐसा है, और mg लग रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने सर्किल के प्लेन में ही लग रहा है, और नॉर्मल तो ये सरफेस उसको ढके लेगा, तो नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या देखें कि सर्किल का प्लेन ऐसा है, बॉडी चल रहा है ऐसे, तो ऐसे का मतलब हो गया सर्किल का प्लेन ऐसा है, और इस पर mg नीचे लग रहा है और यहाँ पर से नॉर्मल ऊपर लगा, तो नेट फोर्स जो है वो तो सर्किल के प्लेन में ही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर्किल का प्लेन ऐसा है, अब फोर्स भी लग रहा है इसी में, और समझ रहा है कि नहीं, mg और नॉर्मल दोनों उसी में लग रहा है, तो सर्किल के प्लेन में ही है सब फोर्स। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जिसको बैलेंस करना होता है उसको नहीं सोचेंगे। आई होप बात पहुंच रहा होगा। तो अब बताइए सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो सर्कुलर पाथ ये है, तो सेंटर कुछ यहाँ पर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों का नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, कितना, तो 300 इधर लग रहा है, L1 उधर लग रहा है, तो नेट इस डायरेक्शन में 300 माइनस L1 लग रहा है सेंटर के तरफ, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, और वही वाला mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है 300 माइनस N1, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो बराबर होगा इसके मास इसके v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जिस सर्कुलर पाथ में चल रहा है उसका रेडियस कर लीजिएगा। तो चला है, एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, कुछ बच्चा गलती क्या करेगा कि सेंटर के तरफ तो केवल यही ना लग रहा है, वो तो नहीं लग रहा है, तो 300 को mv स्क्वायर बाई r के बराबर कर देगा, तो गलती हो जाएगा। कुछ बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि हो सकता है कि नॉर्मल ज्यादा होगा, तो क्या करेगा n1 माइनस 300 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, वो भी गलती हो जाएगा। रीजन आपको सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स लगेगा उसको mv स्क्वायर बाई r के बराबर करना है, उसको m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर करना है। बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे कि बॉडी हॉरिजॉन्टल टेबल पर चल रहा है, इसका मतलब सर्कुलर
प्लेन ऐसा था, तो जो mg लगता था और नॉर्मल लगता था वो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, तो वो क्या होता था, बैलेंस हो जाता था, कैंसिल आउट हो जाता था, उसका सर्कुलर मोशन के इक्वेशन लिखने में कोई रोल नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या देखें कि ब्लॉक ऐसे चल रहा है, मतलब ये वाला हो गया सर्कुलर पाथ, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर प्लेन ये हो गया। तो अब जो mg और नॉर्मल लग रहा है वो सर्कुलर प्लेन में ही है, तब उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उसके हेल्प से इक्वेशन लिखेंगे। जब हम शुरू में पढ़ते थे ना, तो क्या दिक्कत होता था कि लगता था कि अरे यार, कभी क्या है कि mg वाला है जो कि नॉर्मल वगैरह से बैलेंस कर दिया जाता है, और कभी क्या है कि mg का जो है वो सर्कुलर मोशन लिखने में क्या होता है, यूज होता है, थोड़ा सा डायलेमा हो जाता था। इसीलिए हम शुरू से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि mg या कोई भी फोर्स कैंसिल आउट होगा या इक्वेशन लिखने में हेल्प करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फोर्स सर्किल के प्लेन में है या सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको रटा नहीं जा सकता, उसको देख कर करके ही आप डिसाइड करिएगा। जैसे कि बताए ना कि इस क्वेश्चन में ये वाला था सर्कुलर प्लेन, तो mg इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो उसका सर्कुलर मोशन लिखने में कोई रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बॉडी ऐसा चल रहा है, मतलब ऐसा, तो ये वाला है जो कि सर्कुलर प्लेन है, और mg भी जो बॉडी पर लग रहा है वो ऐसे है, नॉर्मल भी जो लग रहा है वो ऐसे है। इसका क्या मतलब हो गया कि वो दोनों सर्कुलर मोशन के ही प्लेन में है, तो वो क्या करेगा कि इक्वेशन लिखने में अपना भागीदारी देगा, बात पहुंच गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा जी, ये भी बोला है कि एक वर्टिकल सरफेस है इस टाइप का, ठीक है, और जिसका रेडियस 20 मीटर है, और एक ब्लॉक जो है वो क्या है कि ऐसे चल रहा है, मतलब ये वाला जो कर्व है ना, इसके नीचे में ब्लॉक ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक है जो कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसके बारे में इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि उस सर्कुलर पाथ का प्लेन क्या है। तो बॉडी ऐसे चल रहा है, तो इसको ऐसे घुमाइए, तो सर्कुलर प्लेन है ये वाला, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से, ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, मतलब ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, ऐसे का मतलब हो गया कि ये वाला हो गया सर्कुलर पाथ, मतलब प्लेन ये वाला हो गया। क्लियर? तो बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है mg लग रहा है, और जो प्लेन है वो ऐसे ढकेल रहा है फोर्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया कि mg भी उसी प्लेन में, सर्कुलर प्लेन में, और नॉर्मल भी जो है वो क्या है, सर्कुलर प्लेन में ही। बात समझना, सरफेस ऐसा है लेकिन बॉडी ऐसे चल रहा है, तो सर्कुलर प्लेन ऐसे होगा। सरफेस जिस पर बॉडी चल रहा है वो इस टाइप का है, लेकिन वो प्लेन जिसमें सर्किल है वो इस टाइप का, क्योंकि बॉडी ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, बॉडी ऐसे चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऐसे हो गया सर्कुलर पाथ, तो ये वाला प्लेन हो गया। तो mg भी इसी में है और नॉर्मल भी इसी में है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों मिल कर करके क्या करेगा, इक्वेशन लिखेगा। तो सेंटर के तरफ जब सर्कुलर पाथ ये है, तो सेंटर कहीं ना कहीं इस जगह पर होगा, तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एक mg और एक n2 दोनों मिल कर करके लग रहा है सेंटर के तरफ। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना के बराबर होगा, 300 प्लस n2, क्योंकि दोनों सेंटर के तरफ लग रहा है, वो बराबर होगा mv²/r। इसको डील कर लीजिएगा, चलेगा, बात समझिएगा जी। यहाँ पर क्या था कि mg नीचे था, नॉर्मल ऊपर था, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स था mg माइनस नॉर्मल, और यहाँ पर क्या है कि mg भी नीचे है, नॉर्मल भी नीचे है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, तो mg प्लस नॉर्मल। क्लियर होगा? ओके, अब क्या है कि इस एग्जांपल को देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि ये वाला इस ढंग का शेप का है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है वो इस पर ऐसे चल रहा है, मतलब सर्कुलर प्लेन जो हो गया जिस पर ब्लॉक चलेगा, माने सर्कुलर पाथ वो ऐसा हो गया, इसका मतलब ऐसा हो गया सर्कुलर प्लेन। ये वाला ब्लॉक जो है वो क्या है कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने का मतलब क्या हो गया कि इस सर्किल में चल रहा है, तो प्लेन तो ऐसा हो गया। तो समझिएगा, सर्किल का प्लेन ऐसा है,
ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है mg। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, जिस सरफेस पर चल रहा है वो अलग है, और सर्कुलर प्लेन जिसको हम लोग देख रहे हैं वो अलग है। सरफेस ऐसा है जिस पर वो चल रहा है, लेकिन जब ये ऐसे चलेगा तो सर्कुलर प्लेन ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो किस सरफेस पर वो चल रहा है उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, जिस सर्कुलर प्लेन में वो चल रहा है उसमें इंटरेस्ट है हमको। आई होप बात पहुंच रहा होगा। तो ये बॉडी ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने का मतलब हुआ कि सर्किल को ऐसे आप बनाइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल का प्लेन ये है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी फोर्स लग रहा है वो उसके प्लेन में है या नहीं है, तो ठीक, नहीं है तो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, क्लियर होगा। तो इस पर अगर आप देखिएगा तो एक फोर्स लगेगा mg, समझना ये प्लेन है सर्किल का, तो एक फोर्स लग रहा है mg जो इसके प्लेन में ही है, बात समझ में आ रहा होगा। और एक फोर्स जो सरफेस है वो उस पर ऐसे लगाएगा नॉर्मल, ये बात तो समझ में आ रहा होगा। तो क्या देखें कि इस पर जो mg लग रहा है, mg वो भी सर्कुलर प्लेन में ही है, और जो नॉर्मल इस सरफेस के द्वारा लगाया गया है वो भी इसी प्लेन में है। इसका मतलब फिर से हमको किसी फोर्स को प्लेन के अलोंग, प्लेन के परपेंडिकुलर तोड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है सब सर्कुलर प्लेन में ही है। एक बार फिर से हम ये बात बोलेंगे कि आपके दिमाग में आएगा कि सर सरफेस ऐसा था, फोर्स ऐसा लगा, तो ये सरफेस के तो परपेंडिकुलर में हुआ फोर्स। हम इस सरफेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है जिस पर बॉडी चल रहा है, बॉडी की सर्कुलर प्लेन में चल रहा है, इसमें इंटरेस्टेड है। आई होप बात आप तक पहुंच रहा होगा। तो सर्कुलर पाथ ऐसा हुआ, माने प्लेन ऐसा हुआ, तो mg इधर लगा और उसी प्लेन में इसके द्वारा नॉर्मल भी लगाया गया, तो ये दोनों सर्कुलर प्लेन में ही है, इसलिए हमको कंपोनेंट तोड़ने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा तो सेंटर किधर होगा, तो ये चल ऐसे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर यहां पर है। ऐसे चलने का क्या मतलब हो गया कि सेंटर यहां पर है। तो ये वाला जो फोर्स है नॉर्मल वो सेंटर के तरफ है, और ये वाला जो फोर्स है वो आर के परपेंडिकुलर है। आपको बताया था ना कि प्लेन में रहेगा तो दो चीज होगा, या तो आर के अलोंग होगा या तो आर के परपेंडिकुलर होगा। कोई तीसरे डायरेक्शन में होता तो उसको कंपोनेंट में तोड़ कर करके आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर कर देते। तो जो आर के अलोंग फोर्स लग रहा है सेंटर के तरफ वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, और वो बराबर होगा m इसका v² बाई r के। तो समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन है, केवल नॉर्मल है सेंट्रीपिटल फोर्स। लग रहा है दो फोर्स, ये वाला और ये वाला, लेकिन सेंटर के तरफ उसके प्लेन में, माने सर्कुलर प्लेन में कौन फोर्स लग रहा है, m'। इसका मतलब यही वाला हो गया सेंट्रीपिटल, वो बराबर होगा m v² बाई इसका जो रेडियस है। तो कर दिए तो चल आया। और जो r के परपेंडिकुलर है तो उसमें आपको ये देखना है कि ये वाला v के तरफ है या v के उल्टा है। तो r के परपेंडिकुलर वाला जो है वो v के तरफ है, क्योंकि इधर है 20 मीटर पर सेकेंड और फोर्स भी उधर लग रहा है। इसका मतलब ये वाला फोर्स प्लस m dv/dt के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा होगा। अगर जो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चलते रहता अब फोर्स नीचे लगता, तो जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको -m dv/dt लिखते। बात अब तक पहुंच रहा होगा। तो कुछ करना है नहीं, ये सेंट्रीपिटल है तो mv² के बराबर हो गया, और ये वाला टेंजेंशियल है तो m dv/dt के बराबर हो गया। इससे क्या हो गया कि आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल गया, और यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो निकल गया। अगर जो इसका पूछता कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है तो डायरेक्ट v² से हो जाता। बात समझ में आ रहा होगा, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। अब ये एग्जांपल जो बचा खुचा थोड़ा बहुत फंसा हुआ होगा ना उसको क्लियर कर देगा। बात समझिएगा। बोल रहा है कि ये ब्लॉक इस पाथ पर चल रहा है, इस पाथ पर, माने पाथ ऐसा है, ऐसा, ठीक है।
पाथ ऐसा है जिस पर ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। तो जब ब्लॉक यहाँ पर है उस समय देखा गया कि इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले ये समझिएगा जी कि ब्लॉक ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो इसका सर्कुलर पाथ ऐसा हुआ, इसका मतलब सर्कुलर प्लेन ऐसा हुआ। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि उस ब्लॉक का सर्कुलर प्लेन ऐसा है, ठीक है। अब फोर्स को देखिएगा, तो इस पर देखिएगा तो एक mg लगेगा, mg जो सर्कुलर प्लेन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या देखिएगा कि इस पर उस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, समझिएगा, mg इधर लग रहा है और जो सरफेस है ऐसा वो नॉर्मल इधर लगा रहा है, मतलब ये भी है जो कि प्लेन में है और ये भी है जो कि प्लेन में है। इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से। ये ब्लॉक इस पाथ पर चल रहा है, मतलब सर्कुलर प्लेन जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो सर्कुलर प्लेन ऐसा है। अब mg को देखिएगा तो mg जो लगेगा वो तो वर्टिकल ही होगा, मतलब इसके प्लेन में ही है, और जो सरफेस है वो नॉर्मल ऐसे लगा रहा है, तो जो नॉर्मल लगेगा वो भी इसके प्लेन में है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जितना भी फोर्स लग रहा है इस पर, दो फोर्स, वो सर्कुलर प्लेन में ही है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसा नहीं है जिसको बैलेंस करने का जरूरत पड़ेगा। तो हम ये समझ गए कि ये फोर्स भी सर्किल के प्लेन में है, ये फोर्स भी सर्किल के प्लेन में है। अब क्या बताए थे कि सर्किल के प्लेन में जो भी फोर्स होगा उसको आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। तो समझिएगा छोटू, यहाँ इस जगह पर है तो आर तो ऐसा है, तो क्या ये वाला फोर्स आर के अलोंग है? हाँ है। हम ये नहीं बोले सेंटर की तरफ, पहले तो ये सोचना है कि आर के अलोंग है, तो जो फोर्स इस पर लगा है वो सर्किल के प्लेन में है और आर के अलोंग है। अरे ये आर है तो यही बनाना हो गया आर के अलोंग, तो ये फोर्स आर के अलोंग है, तो अभी तक उसको कुछ करना नहीं है। जो फोर्स सर्किल के प्लेन में है, क्या ये वाला आर के अलोंग है? नहीं है। या आर के परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो जब आर के अलोंग भी नहीं हुआ और आर के परपेंडिकुलर भी नहीं हुआ, तब हम लोग उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या था कि ये वाला फोर्स सर्किल के प्लेन में है और आर के अलोंग नहीं है, मगर आर के परपेंडिकुलर तो है, तो या तो फोर्स आर के अलोंग रहे, उसके प्लेन में जो भी फोर्स है वो उस ये आर के अलोंग रहे या आर के परपेंडिकुलर रहे। तो अलोंग वाला सेंट्रीपिटल वाला में हेल्प करेगा और परपेंडिकुलर वाला टेंजेंशियल होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाला फोर्स प्लेन में है, सर्कुलर प्लेन में, मगर ना तो आर के अलोंग है और ना तो आर के परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या बताया गया था कि जो फोर्स प्लेन में रहने के बाद भी, सर्कुलर प्लेन में रहने के बाद भी आर के ना तो अलोंग हो ना तो आर के परपेंडिकुलर हो, उसको क्या करेंगे हम लोग कंपोनेंट में तोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो ये 53 डिग्री है, तो ये 53 डिग्री होगा, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 500 cos 53 डिग्री हो गया और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 500 sin 53 डिग्री हो गया। अब बात समझिएगा, जितना भी फोर्स है ये वाला ये वाला ये वाला, क्या सब आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर आ गया? यस आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो सेंटर के तरफ नेट फोर्स लगेगा वो बराबर होगा mv²/r के या m⍵² r के। क्लियर? तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा जी? तो इस डायरेक्शन में है 300 न्यूटन और उस डायरेक्शन में है n', तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो 300 माइनस n', तो जो सेंटर के तरफ नेट फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा और वो बराबर होगा mv²/r के। तो इसका मास लिख दिए, इसका v का डाटा दिया हुआ था r कर दिए तो चला आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर नॉर्मल इतना लग रहा होगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि जब बॉडी यहाँ पर है तो बताइए कि उस पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो
नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा ये पूछा, तुम सोचने लगोगे कि नॉर्मल कैसे लगेगा, तब सवाल नहीं बनेगा। सर्कुलर मोशन में है तो बॉडी पर क्या करोगे, सर्कुलर मोशन वाला प्रॉपर्टी लगाओगे, सेंटर की तरफ समान है कि नहीं, उसके प्लेन में है, और जो नेट फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल के बराबर करोगे, mv²/r के बराबर करोगे तो आप पहुंच जाओगे। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता था कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, तो r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स होगा, वो बराबर होगा m × dv/dt के, तो m पुट करते ही dv/dt निकल जाता, वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाता। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी पूछ सकता था जी कि इस बॉडी का नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मालूम हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या है कि v²/r से सेंट्रीपिटल मालूम हो जाता, तो वो दोनों का रिजल्टेंट जो होता वो नेट एक्सीलरेशन होता। इस ढंग का क्वेश्चन तो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में होता है तो केवल एक ही एक्सीलरेशन निकालिएगा, वो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में तब आपको सेंट्रीपिटल भी देखना पड़ेगा, टेंजेंशियल भी देखना पड़ेगा, और फिर उस दोनों का रिजल्टेंट लीजिएगा, तब एक्सीलरेशन है जो कि आएगा, ठीक है, या नेट एक्सीलरेशन आएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब क्या दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ब्लॉक इन प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम में, ठीक है, as shown in figure such that block feels weightless, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा छोटू, जब भी कोई बॉडी वेटलेस फील करेगा, इसका मतलब जो उससे टच में है ना, तो वहां पर नॉर्मल 0 है, या आप बोल सकते हैं कि उस बॉडी का एक्सीलरेशन 0 हो गया। एक बार फिर से, क्योंकि ये वाला वर्ड वेटलेस, ये वर्ड जो है वो आगे बहुत बार यूज होगा, ठीक है, इवन द न्यूटन्स लॉ में भी इसको यूज होता है, शायद हो सकता है कहीं बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, एक बार फिर से सुन लो। जब भी बोलेगा कि बॉडी वेटलेस फील कर रहा है, इसका मतलब जिस सरफेस पर वो बॉडी है उस दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रह गया है, मतलब उस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो 0 हो गया, मतलब नॉर्मल 0 हो गया। या एक मीनिंग ये भी होता है वेटलेस का कि बॉडी का एक्सीलरेशन कितना हो गया है, g हो गया। जैसे कि एक बॉल को तुम छोड़ दोगे, ठीक है, तो बॉल का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g होगा। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि बॉल जो है वो वेटलेस फील कर रहा है, ठीक है, वेटलेस होता है, वेटलेस फील करता है। वेटलेस कैसे होगा, वेट तो mg है ही, लेकिन वो फील करता है वेटलेस, समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब ब्लॉक इस जगह पर रहेगा तो कितना वेलोसिटी हो इस ब्लॉक का कि ये ब्लॉक वेटलेस फील करे। इसका मतलब घुमा फिरा करके ये बोल दिया कि इस जगह पर क्या हो जाए, नॉर्मल 0 हो जाए, तो कोई दिमाग नहीं लगाना। इस पर जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, वो तो r के अलोंग y के परपेंडिकुलर नहीं था, तो हम क्या किए कि इसको r के अलोंग y के परपेंडिकुलर तोड़ दिए। यहाँ पर जो टच है तो उसको नॉर्मल हम लोग शुरू में लिख देंगे। सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो mg cos 53 डिग्री जो इसके बराबर है, ठीक है, माइनस एंडेस तो 0 होगा, रीजन क्वेश्चन में ही दिया है कि वेटलेस है, तो कितना हो गया, सेंटर के तरफ नेट फोर्स mg cos 53 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल 0 है, तो mg cos 53 डिग्री इसके बराबर हुआ, कैलकुलेट करने पर तो बराबर होगा mv²/r के। यहाँ से r का डाटा पुट कर लीजिएगा, तब v का वैल्यू इतना हुआ। मतलब जब v का वैल्यू √60 यहाँ पर होगा, उस सिचुएशन में यहाँ पर कांटेक्ट टूट गया होगा, क्योंकि कांटेक्ट जब तक नहीं टूटेगा नॉर्मल 0 होगा नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से, कुछ करना नहीं, कभी भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेटलेस है, तो आपको वहां पर नॉर्मल 0 कर करके जैसे नॉर्मल सवाल बनाते थे वैसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले नॉर्मल मान करके इक्वेशन लिख दीजिए और उसके बाद उसमें नॉर्मल 0 कर दीजिए, क्लियर। तो ये दिखाया इसलिए गया है कि जब बोले कि वेटलेस फील कर रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि उस बॉडी का एक्सीलरेशन g है, ठीक है, थ्योरेटिकल भाषा में। और न्यूमेरिकल बनाने के समय में ये समझना है कि नॉर्मल क्या हो चुका है, 0 हो गया, ठीक है।
तो एक आदमी ऐसा कर सकता है कि डायरेक्ट नॉर्मल को जीरो कर देगा, जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो mv स्क्वायर r के बराबर है। या कोई ऐसा भी कर सकता है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और उधर n डैश मान लेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है इतना माइनस n डैश mv स्क्वायर r, फिर n डैश को वो जीरो करता है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां समझिएगा, बोल रहा है कि सस्पेंशन पॉइंट से एक 6 मीटर का स्ट्रिंग है जिससे 1 केजी का बॉल लटक रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एक और दूसरा स्ट्रिंग है जो 4 मीटर का है और उससे 2 केजी का बॉल लटक रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम घूम रहा है ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड। तो दोनों बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में होगा। कैसे? तो जब इसके बाउंड घुमाओगे तो ये वाला इस सर्कुलर पाथ पर चलेगा और ये वाला जो है वो इस सर्कुलर पाथ पर चलेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले इसका हम लोग मोशन देख लेते हैं कि किस प्लेन में है। तो जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे घूम रहा है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर प्लेन ये वाला है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमने का मतलब हो गया कि सर्कुलर प्लेन ही है। ये भी है कि ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब इसका सर्कुलर प्लेन ये है, ठीक है। तो अब इसका आपको सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको पहले दिखाइए। तो इस पर एक फोर्स क्या लगेगा, इस पर तो एक फोर्स लगेगा mg नीचे, तो ये हो गया 20 न्यूटन। इस पर एक फोर्स लगेगा mg नीचे, और ये स्ट्रिंग जो टेंशन इधर लगाएगा tb, इसका नाम भी दिया हुआ है, टेंशन को tb बोलेंगे। बात समझिएगा, घूम ऐसे रहा है तो सर्कुलर प्लेन ये है, तो mg भी नीचे लग रहा है तो इसी प्लेन में है, और टेंशन जो ऊपर लग रहा है वो भी इसी प्लेन में है, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, जो उसी प्लेन में है। और वो दोनों r के ही अलोंग है, यही माना इसका r हुआ जी, तो वो r के अलोंग ही है। तब तो हमको क्या है कि टेंजेंशियल के बारे में सोचना ही नहीं है। जितना फोर्स लग रहा है सर्किल के प्लेन में, ठीक है, और क्या है r के अलोंग है, तो हम क्या करेंगे कि जो नेट फोर्स सेंटर के तरफ लगेगा वो बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r के, क्योंकि वहां ओमेगा का डाटा दिया हुआ है। तो mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो सेंटर के तरफ, क्योंकि सेंटर ये वाला है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो सेंटर तो वहां पर ना हुआ जी। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, तो tb ऊपर है, 20 न्यूटन नीचे है, तो सेंटर की तरफ tb -20 होगा। समझ में आ रहा होगा, वो बराबर होगा इसका मास ओमेगा स्क्वायर, तो वही वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो ये वाला जो है वो ऐसे ना चल रहा है, इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 पुट कर दिया गया है, टेंशन निकल गया है। फिर क्या है कि अगर इसमें टेंशन कहेगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। बात समझना छोटो, अगर इसमें भी टेंशन पूछता तो सबसे पहले हम लोग इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। रीजन, इस पर केवल एक अननोन है तो सोल्व करने पर चल आएगा। अगर इस पर डायरेक्ट आप लगाइएगा तो एक अननोन ये है, एक अननोन ये है, तो दो अननोन ना है, तो दो अननोन तो एक के बार में डील होता नहीं। इसलिए हमेशा आप क्या करिएगा ना कि जब 2-3 बॉडी मोशन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उस बॉडी को पकड़ते हैं जिस पर एक वेरिएबल है, ताकि उसको सोल्व करने पर वो वेरिएबल मालूम चल जाए। फिर दूसरे पर लगाएंगे तो दूसरा पर लगाएंगे तो जब इस वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा तो डाटा हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए, तो इसको इसमें पुट कर देंगे। ये हम लोग न्यूटन्स लॉ में बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, कि पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि इस दोनों में इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा पहला बार में वो बेवकूफ बन जाएगा, रीजन क्योंकि दो को अननोन रहेगा। इसका इसलिए बनाए क्योंकि एक को अननोन है तो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर वो वाला अननोन जब इसमें जरूरत पड़ेगा तो जो कैलकुलेटेड है उसको डाटा को पुट कर देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि इस पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसे घूम रहा है तो सर्कुलर प्लेन तो ऐसे है, तो इस पर mg इधर लगेगा, tb इधर लगेगा, ta उधर लगेगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ta माइनस tb प्लस 10 सेंटर के तरफ, क्योंकि सेंटर ऊपर है तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेगा ta माइनस इधर जो नेट फोर्स लग रहा है वो, ठीक है, वो बराबर होगा
m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के। तो इस बॉडी के लिए आर तो इतना ही है, ठीक है, उसको पुट कर दिए तो क्या हुआ कि टेंशन चल रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में जब भी बॉडी चलेगा, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन जब होगा तो कोई कुछ भी तुमसे बोले, तुम बोलना कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना फोर्स है ना सबको सर्किल के प्लेन परपेंडिकुलर में तोड़ो, परपेंडिकुलर पर बैलेंस कर देना, अब प्लेन में जो भी फोर्स होगा सबको आर के अलोंग आर के परपेंडिकुलर तोड़ देना, आर के अलोंग में जो सेंटर की तरफ होगा उसको m स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर कर देना, और टेंजेंशियल में जो फोर्स होगा उसको m dy बाई dt बराबर कर देना, जो भी पूछ रहा होगा तुम्हारा चल आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी वे में प्रोसीड करना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं। अब बोल क्या रहा है कि अगर प्रीवियस सिस्टम हॉरिजॉन्टल टेबल पर रहता तब आप दोनों रड पर बताइए कि कितना टेंशन होता, दोनों रड में कितना टेंशन होता। अच्छा, हम लोग अभी तक सोल्व कर रहे थे, इसको क्या मान करके स्ट्रिंग मान के रड दिया हुआ, कोई बात नहीं, रड रहे चाहे स्ट्रिंग रहे, जब तक शेप नहीं बदलेगा तब तक रड और स्ट्रिंग में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कभी कंप्रेशन का बात आएगा तब रड और स्ट्रिंग में फर्क हो जाएगा कि रड कंप्रेस भी नहीं होगा जबकि स्ट्रिंग स्लैग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेप चेंजिंग का बात नहीं हुआ है, इस कारण से ये रड रहे चाहे स्ट्रिंग रहे बनेगा ऐसे ही, ओके। तो बोल रहा है कि ये वाला अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पर घूमता, बात समझना, ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पर घूमता, तो अगर इसको देखते तो 20 न्यूटन नीचे लगता, नॉर्मल ऊपर लगता और टेंशन इधर लगता, ठीक है। तो ये वाला जो था वो तो क्या हो जाता कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर में हो जाता, तो ये वाला बैलेंस कर जाता, और इस डायरेक्शन में माने जो टेंशन लगता टीपी वो डायरेक्टेड हो जाता m ओमेगा स्क्वायर आर के। तो ये समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्टेड टीपी m ओमेगा स्क्वायर आर होता। रीजन हॉरिजॉन्टल टेबल पर जब घूमेगा तो सर्किल का प्लेन ये है तो mg या नॉर्मली तो खत्म हो जाएगा, तो जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ है, वो डायरेक्टेड m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। फिर इस पर लिखते हम लोग, तो इस पर लिखते तो हॉरिजॉन्टल टेबल पर ही है, तो TA सेंटर के तरफ होता, TB सेंटर से दूर होता, MG इधर होता, नॉर्मल इधर होता, ये तो बैलेंस कर जाता। तो जो TA है वो सेंटर के तरफ है और TB है जो सेंटर से दूर है, तो नेट सेंटर के तरफ कितना लगता है TA माइनस TB, ये बराबर होता इसका m इसका ओमेगा स्क्वायर इनटू r के। तो यहाँ पर से क्या होता है कि हम लोग डील कर लेते, TB तो वैल्यू निकाले थे, हम कर लेते, चल आता। तो हम अभी तक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि कब mg जो है वो सर्कुलर मोशन का जो इक्वेशन लिखाएगा टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल वाला उसमें रोल अदा करेगा, कब नहीं करेगा, कब नॉर्मल है जो कि सेंट्रीपिटल वाला इक्वेशन जब लिखोगे तो अपना रोल अदा करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब हम गुजारे हैं ना एग्जांपल से ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा की लगता है, हम भी जब शुरू पढ़े थे तो लगता था जी कि कभी कोई फोर्स होता है जो कि अपना रोल अदा करता है सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल में, कभी रोल अदा नहीं करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको उतना क्लियर करके नहीं बताया गया था, इसीलिए हमें जो कि पूरा क्लियर करके बता रहे हैं, ठीक है। एक बात समझना जी, सर्कुलर मोशन में लगभग जगह पर तुम क्या देखोगे ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके बना दिया जाता है, वो बच्चा में और ज्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल सवाल, ठीक है, माने 99.9% जो सवाल है ना वो बिना सेंट्रीफ्यूगल लगाए हुए बनाएंगे आराम से, जैसे कैसे बता रहे थे पता चल रहा है। सेंट्रीफ्यूगल लगा करके और क्या होता है कि क्वेश्चन हार्ड कर दिया जाता है और बच्चा को क्या होता है कि फीलिंग भी नहीं आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल लगा करके तुम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, बात समझ में आ रहा है। सर्किल में चलता हुआ रहेगा, जो भी उसके प्लेन में सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा उसको सेंट्रीपिटल मान करके mg स्क्वायर बाई r के बराबर करोगे, जो भी r के परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर प्लेन में उसको mdv बाई dt करोगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का कोई कांसेप्ट नहीं लगाना है, अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा उलझा हुआ रह जाता है, सर्किल में चल रहा है और उसको लगता है क्या कि बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम करके बनाता है, तो गलत कांसेप्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सेंट्रीफ्यूगल का कांसेप्ट गलत नहीं, बचवा ये सोचता है कि सर्कुलर में चल रहा है अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये गलत है।
क्योंकि हम तो पहले ही क्लास में एकदम हिट करके बताएं कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या है कि उस पर नेट फोर्स लगेगा, लेकिन बच्चा सोचता यही है कि सेंट्रीफ्यूगल लगा तो नेट फोर्स 0 हो गया। इस कारण से क्या है कि जब सर्किल में चलेगा ना तो बॉडी पर नेट फोर्स 0 लगेगा। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल का कांसेप्ट होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। सेंट्रीफ्यूगल का कांसेप्ट होता है ना कि जो बॉडी घूम रहा है उसी पर ऑब्जर्वर को बैठा देता है। तो जब ऑब्जर्वर उस पर बैठ जाता है तो वो वाला जो है जो सर्किल में चल रहा था उस ऑब्जर्वर को सर्किल में चलता हुआ दिखेगा ही नहीं, वो रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो कांसेप्ट ये हुआ था, इस कारण से नेट फोर्स बैलेंस किया था, तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी ऑब्जर्वर को या किसी व्यक्ति को कोई चीज सर्किल में चलता हुआ दिख रहा है और फिर भी उस पर नेट फोर्स 0 किया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके, इसका मतलब वो गलती कर रहा है। समझ में आ रहा है? आंसर काहे आ जाता है लगभग जगह पर सेम, वो आपको आगे हम बताएंगे। समझ आ रहा है? तो आई होप यहां तक बात पहुंच गया होगा। हम लोग देखो क्या किए हैं, सेंट्रीफ्यूगल का जिक्र भी नहीं किए हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। सेंट्रीफ्यूगल क्या कांसेप्ट है हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, ठीक है, लेकिन नॉर्मल सवाल जो भी डील होगा वो विदाउट सेंट्रीफ्यूगल आपको डील करना। हम जब उस ढंग से करेंगे हर क्वेश्चन को उस ढंग से बना सकते हैं, लेकिन क्या वो इरिटेटिंग हो जाएगा। यहाँ आपको फील हो रहा है ना भाई सर्किल में चल रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स अपना लगेगा ही, वो बराबर होगा mv²r। तो ये फीलिंग होना ही बहुत बड़ी चीज है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है कि लार्ज बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होगा तब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर जो लार्ज बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि लार्ज बॉडी के सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, मानेंगे कि लार्ज बॉडी का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड हो गया है और वो जिस रेडियस पर चलेगा हम लोग बॉडी का जब इक्वेशन लिखेंगे ना mv²r या m⍵²r, तो उस सिचुएशन में r जो है वो सेंटर ऑफ मास जिस सर्कुलर पाथ पर चलेगा उसका रेडियस देंगे, v जो है सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से चलेगा उसको पुट करेंगे। बात समझना, ये बॉडी घूम रहा है तो आपको तो पता ही है कि इसका अलग अलग पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट से अलग अलग दूरी पर है। तो अलग अलग दूरी पर है तो हर पॉइंट जो चलेगा सर्किल में वो अलग अलग रेडियस पर चलेगा। जैसे कि अगर इस पॉइंट को देखोगे तो वो इस रेडियस पर चलेगा, इस पॉइंट को देखोगे तो वो इस रेडियस पर चलेगा, इस पॉइंट को देखोगे तो वो इस रेडियस पर चलेगा। तो ये तो बात समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग पॉइंट का रेडियस अलग अलग होगा। तो बच्चा सोचेगा कि कौन वाला रेडियस ले, या अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी भी है जो v = ω/r, तो ओमेगा सब पॉइंट का सेम है लेकिन r अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। तो बच्चा को लगेगा कि पता नहीं हम किस पॉइंट का है जो कि वेलोसिटी ले। उसी के लिए ये बताया गया है कि अगर लार्ज बॉडी सर्कुलर पाथ में रहेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि लार्ज बॉडी सिमट करके सेंटर ऑफ मास पर रखा गया है। ठीक है, अब वो क्या हो गया कि छोटा सा बॉडी टाइप का आपको दिखाई देगा तो उसके लिए क्या होगा mv²r कर दीजिएगा तो चल आएगा। बस इतना ही बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो अब इसको देखिएगा छोटो, एक रड है जो 4 मीटर लेंथ है उसका और मास कितना है 6 kg, ठीक है, और इस स्ट्रिंग से लटक रहा है। अब ये रड ऐसे घूमेगा तो आपको बोल रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा। ठीक है, ये भी पूछ रहा है, ये भी बोल रहा है कि टेंशन इसमें निकालना है 2 सिचुएशन में, जब ये वाला सिस्टम हॉरिजॉन्टल टेबल पर घूम रहा होगा और दूसरा ये निकालना है कि ऐसे करके लटका दिया वैसे फेंक दीजिएगा तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब जब वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। ठीक है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर घूमेगा, समझना ऐसे घूम रहा है, ऐसे माने ये वाला ऐसे है, ये वाला मान लो कि रड है, ये स्ट्रिंग है और ये ऐसे घूम रहा है,
तो ऐसे घूमेगा तो ये तो समझ में आ रहा होगा, उस पर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। सर्कुलर प्लेन ऐसा ऐसे घूमने का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल टेबल पर, कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब सर्कुलर प्लेन ऐसा है। तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो वो वाला तो बैलेंस करेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, हम डायग्राम नहीं बनाए हैं लेकिन ये समझ में आ रहा होगा ना कि ऐसे घूमेगा। तो हॉरिजॉन्टल टेबल यहाँ है, तो रड पर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, वो बैलेंस करेगा। तो रड पर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, टेंशन। तो जो टेंशन लगेगा वो बराबर होगा इस रड के सेंटर ऑफ मास का मास माने टोटल मास m ओमेगा स्क्वायर इनटू r लेंगे किसका, तो सेंटर ऑफ मास का दूरी लेंगे सस्पेंशन पॉइंट से। तो समझिएगा ये वाला है 3 मीटर, आई बोल रहा है ये 4 मीटर है। 4 मीटर का मतलब सेंटर ऑफ ये वाला है 4 मीटर, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से 2 मीटर के दूरी पर होगा। तो ये 2 हो गया और यहां से यहां 3 हो गया, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो जिस रेडियस पर चलेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो वही किया गया है कि जो सेंटर के तरफ लगेगा t वो बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r cm के, ठीक है। mg नॉर्मल को क्यों नहीं सोचे, क्योंकि पहला बार में हॉरिजॉन्टल टेबल पर देख रहे हैं। तो जो अगर रड ऐसे रखा है तो mg इधर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो दोनों तो बैलेंस होगा। और जो स्ट्रिंगवा इस पर फोर्स लगेगा सेंटर के तरफ, वही वाला सेंट्रीपिटल होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इसको मानिए कि वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, तो वर्टिकल प्लेन में ये ऐसे चल रहा है, तो प्लेन हो गया ये वाला। तो mg इस पर जो लगेगा वो भी प्लेन में आ गया और टेंशन जो लगेगा वो भी प्लेन में आ गया। तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो t माइनस mg। mg लग रहा है नीचे और टेंशन लग रहा है ऊपर, ठीक है। लेकिन सर्कुलर प्लेन ये है तो इन दोनों का रोल होगा उसमें। तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो t माइनस mg। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है t माइनस mg, टेंशन को t' माना गया था, t माइनस mg। सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा इसका मास, इसका ओमेगा स्क्वायर इनटू r जो है वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से, तो वही वाला कर लिया गया है, तो चल आएगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये वाला जो है हमको नहीं लग रहा है कि अभी पूछेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। बोल रहा है कैलकुलेट टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब केस 2 का चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये वाला वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, समझना, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा मतलब ये वाला प्लेन हो गया। तो आपको बोल रहा है मिडिल पॉइंट, इस जगह पर बताओ कि टेंशन कितना होगा। तो आपको हम न्यूटन्स लॉ में ही बताए थे कि कभी भी किसी बड़ा बॉडी में किसी जगह पर टेंशन पूछे, कभी भी किसी बड़ा बॉडी में किसी जगह पर टेंशन पूछे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस पॉइंट को काट देते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ से काट कर इस बॉडी को यहाँ से काट करके अलग कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ये दिखाई देगा जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है। आपको टेंशन यहाँ निकालना है, पहले यहाँ से काट दीजिएगा आप। तो अब आप इस बॉडी को देखिए, तो इसका लेंथ जो है वो 2 मीटर होगा और इसका मास जो होगा वो कितना होगा, 3 kg होगा। ये बात आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला भी तो सर्कुलर मोशन में चलता हुआ दिखेगा, तो इसका अब ये सर्कुलर मोशन में चलता हुआ दिख रहा है, इसको काट के रख दीजिए, फिर उसको भुला दीजिए, आप इसको देखिए। तो ये अगर सर्कुलर मोशन में चलता हुआ दिखेगा तो फिर इस रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम सर्कुलर पाथ में चलता हुआ देखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये सर्कुलर पाथ में चलेगा, तो किस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चलेगा, तो समझना ये वाला 3 है, ये वाला कितना है, 2 है, तो हो गया 5। और ये वाला कितना होगा, तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये 1 है। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो r = 6 मीटर हो जाएगा। एक बार फिर से न्यूटन्स लॉ क्लियर होगा तभी ये क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा।
आपको बताए थे कि जिस जगह पर टेंशन पूछेगा, यहाँ मिडिल पॉइंट बोला है, तो जिस जगह पर टेंशन पूछेगा वहां पहले काट दो, तो काट दोगे तो बॉडी दो भाग में बट जाएगा। तो किसी एक बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आप प्रॉब्लम में प्रोसीड कर जाइएगा। तो हम इसको काट करके ये जो पोर्शन है ना इसको देखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला है जो कि सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तब केवल इसको सोचो, ये अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो इसको सोल्व करने के लिए इसके सेंटर ऑफ मास को हम सर्कुलर पाथ में चलता हुआ देखेंगे। तो इसके सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर पाथ में चलता हुआ देखोगे तो ये 3 है, ये वाला 2 है, ये पूरा 2 था तो ये वाला 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पार्ट का, अब केवल इसको देखना, उधर छोड़ देना, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो r 6 मीटर के रेडियस पर सर्कुलर पाथ में चल रहा है। बात समझ में आ रहा होगा। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 30 न्यूटन नीचे लगेगा और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो ऊपर लगेगा। एक बार फिर से इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 30 न्यूटन नीचे लगेगा और यहाँ पर टेंशन ऐसे लगेगा। ये समझ आ रहा है प्लेन में, क्योंकि हम वर्टिकल प्लेन का बात कर रहे हैं। तो 30 न्यूटन नीचे लगेगा इस पर और टेंशन यहाँ पर जो भी रहेगा वो ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लगेगा, तो T डबल डैश यहाँ पर टेंशन मान लिया गया है, तो T डबल डैश माइनस 30 कितना नेट सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा इस बॉडी का मास 3, इस बॉडी का, क्योंकि टोटल 6 था इसका 3 ना हुआ, तो इस बॉडी का मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ये वाला जिस रेडियस पर चल रहा है, तो रेडियस तो हो गया 6 मीटर। बात समझ में आ रहा होगा, ये उसी को समझ में आया होगा जिसका न्यूटन्स लॉ में टेंशन किसी बड़े बॉडी में या किसी थिक रोप में कैलकुलेट करने का जो मेथड बताया गया है ना वो पता होगा तब, ठीक है। तो इसको और ज्यादा क्या हम एक्सप्लेन करें। अच्छा एक चीज और समझिएगा, कोई आदमी इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके यहाँ पर टेंशन निकालता है। देखो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, क्लियर करना जी, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़ता। अगर इसका क्या बोले थे, जब कट कर दिया जाता है तो 2 पार्ट मिलेगा, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आप टेंशन निकाल सकते हैं या दूसरे पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना टेंशन निकाल सकते हैं। अगर इसको तुम देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये वाला तो हो जाएगा 1 मीटर रीजन, ये वाला 4 था टोटल, तो ये हो गया था 2, इसका सेंटर ऑफ मास जो कि इसके बीच में होगा माने 1, तो ये जिस रेडियस पर चलेगा वो रेडियस कितना होगा, तो ये वाला हो गया 3 और ये वाला हो गया कितना 1, तो ये वाला हो गया 4 मीटर। तो जब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तब तुम क्या करोगे कि 4 मीटर पर चलता हुआ मानोगे। देखो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अभी यही वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ये कहां से पूछेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो अब किस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा इस पर mg, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा 30 न्यूटन। दूसरा इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर यहां का टेंशन T डबल डैश लगेगा, और तीसरा इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, यही वाला 180 न्यूटन। और ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस T डबल डैश प्लस 30, ये बराबर होगा किसके, तो इसका मास, तो इसका मास तो हो गया 3 kg मास m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 इनटू इसका सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस पर चल रहा होगा तो बराबर होगा r के, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे इसको एकदम छोड़ दीजिएगा, इंजीनियरिंग वाले देख सकते हैं, जेईई वाले अब इसी को डील कर लीजिएगा। आप देखें यहाँ पर ये वाला हो गया 150 हो गया, ये वाला कितना हो गया 4 × 16 तो ये 48,
तो 150 में से 48 गया, टी डबल डैश को उधर फेंक दीजिएगा तो 102 न्यूटन आ गया। फिर से हम बोल रहे हैं मेडिकल वाले को ये समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप सीख लिए, बहुत हो गया, अभी तो वह नहीं पूछा है, तो वहां तक सीख लिए तो बहुत हो गया। ये वाला हम बस केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि अभी भी बड़ा बॉडी में टेंशन निकालने का कंसेप्ट नहीं बदलेगा। जहां टेंशन पूछा उसको काट दो, फिर 2 पार्ट जो होगा उसमें से किसी एक पार्ट को लेकर करके तो क्या करो कि फ्री बॉडी डायग्राम बना दो और जो इक्वेशन उस पर लगना चाहिए वो लग जाएगा, तुम्हारा आंसर चल आएगा। इसमें काटने पर इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज्यादा अच्छा होता क्योंकि एक वो टेंशन अननोन होता। अगर जो इस पर बनोगे तो एक टेंशन इधर भी अननोन है, एक टेंशन इधर भी अननोन है, पहले इसको निकालना पड़ता तभी निकलता। बात समझ में आ रहा होगा, जिनको समझ में आया अच्छा बात, नहीं समझ में आया तब भी अच्छा बात, टेंशन लेना नहीं है।